अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द करियर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग और उसके लिए हमारे साथ हैं मिस्टर उस्मान तारिक, द कमिशनिंग इंजीनियर एट शैनडोंग टाइचुन इलेक्ट्रिक पावर इंजीनियरिंग कंपनी। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आपसे अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। उस्मान, सबसे पहले आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कहाँ से स्कूलिंग की और ग्रेजुएशन कहाँ से की? जी, मैंने स्कूलिंग स्टार्ट की थी सेंट जूड्स हाई स्कूल से। फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 10 आई स्टडीड किया। आफ्टर दैट वही जैसे पाकिस्तान में आपको बताया, फिर कॉलेजेस में जाते हैं जी, सीटेट के जरिए। या एग्जैक्टली बिल्कुल उसी के थ्रू, लाइक इंजीनियरिंग के टेस्ट दिए एंड आई गो टू बहरिया कॉलेज। उसके बाद आफ्टर पासिंग माय इंटरमीडिएट देन आई सेम अगेन वी वेंट इनटू द कंपटीशन। आई गिव मैनी टेस्ट from many universities, ठीक है, like Sir Sayyid, Dawood University, Karachi University, and blah blah blah. But finally, I decided to go with chemical engineering, that is with Dawood University of Engineering and Technology. ठीक। ग्रेजुएट होने के बाद और अब तक कहाँ सर्व किया, कितने टाइम पीरियड? जी, ग्रेजुएशन के बाद जैसे आपको पता है हमें ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट होते हैं यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। सही है। उसमें भी यूनिवर्सिटी की बहुत सी कंपनीज आई, खुद हम लोगों ने डायरेक्ट भी अप्रोच किया था कंपनीज को, जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं ऑनलाइन देख के। सही है। फिर मैंने अप्लाई किया, ऑनलाइन टेस्ट भी दिए बहुत सी जगहों के, कहीं कुछ राउंड्स फॉलो किए पीएनजी जैसी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनी में फॉलो होता है, पूरा ऑनलाइन टेस्ट होता है पहले, उसके बाद फिर आपने वहाँ कंपनी जाके टेस्ट देने, फिर वहाँ पे टेक्निकल इंटरव्यूज के राउंड होते हैं। बट वहाँ पर एक अलग सी सिचुएशन होती है, वो लोग खाली एक अच्छी यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स को कंसिडर करते हैं फॉर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, लाइक जीआई की हो गई, पीआरस हो गई, उनका प्रेफर्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं। सही है। बट एनी हाउ, लेकिन फिर भी मुझे विद इन अ मंथ फरवरी 2017 में मैं ग्रेजुएट किया। उसके बाद विद इन अ मंथ अप्रैल में मुझे एक पेट्रोकेमिकल में एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर जॉब मिल गई। ये एक्चुअली बेसिकली पॉलीस्टाइरीन प्रोडक्शन प्लांट था। पॉलीस्टाइरीन के जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो इसके ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसकी प्रोडक्शन होती थी यहाँ। ठीक है। और पाकिस्तान में ये ओनली प्रोडक्शन ऑफ पॉलीस्टाइरीन प्लांट है, इनका मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। सही। अच्छा, ये पेट बॉटल्स के ऊपर पेट बॉटल्स नहीं, इनके बनते थे एक्चुअली डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक मोल्ड्स, उस रॉ मटेरियल से बनती है। और आप वहाँ पर एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर कह लें, इनिशियली ट्रेनिंग इंजीनियर थे, बट देन प्रोडक्शन इंजीनियर में, और मैंने हार्डली आई सर्व देयर 9-10 months. I served there. Afterwards, I got an opportunity from Saudi Arabia. That is one of the biggest power plant in Ras Al Khair. It's around 26-60 megawatt production. So there I started working as a. यही इसी कंपनी में जब भी आपने इंट्रोड्यूस कराया? No. It's different. It's these are Chinese firms. ठीक है। ये एक दूसरे की सिस्टम कंसर्न्स कंपनीज होती हैं, ये फॉल होती हैं पावर चाइना में, very सारी कंपनीज भी हैं। तो सेपको 3 थी वो, ये शैनडोंग टाइचुन है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, बट इन्होंने सऊदी अरब में डिफरेंट नेम से रजिस्ट्रेशन कराई है। इनके अपने होते हैं टैक्स बाईपास करने के लिए, और ये इस तरह एम्प्लॉइज को स्विच कर सकते हैं, स्विच भी कर लेती है प्लांट टू इंडस्ट्रियल प्लांट। अभी तो सऊदीया में और पूरे मिडिल ईस्ट में तो बहुत सारे प्लांट्स मिले हुए प्रोजेक्ट्स। वहाँ पे स्टार्टिंग से कहाँ स्टार्ट किया? एज ऑपरेशन इंजीनियर स्टार्ट किया था। उसमें ये था चूँकि वो पावर प्लांट था खाली, तो बीइंग अ केमिकल इंजीनियर वहाँ पर आपको वाटर प्रोडक्शन जितनी भी है, डीमिनरलाइजेशन प्लांट, आरओ प्लांट, और फिर एसटीपी हो गए, ईटीपी हो गए, ऑयल वेस्ट वाटर हो गए, इन सब के ऑपरेशंस मॉनिटर करने होते थे। शुरू में प्रोजेक्ट जब मैं गया 2017 दिसंबर में मैं वहाँ गया था, तो उस वक्त प्लांट कमीशन होके ऑपरेशंस में आ चुका था। तो हम लोग नॉर्मल ऑपरेशन में गए थे, इसके नॉर्मल ऑपरेशन प्रोसेस पैरामीटर्स मॉनिटर करने होते थे। तो इन सारे प्लांट को मतलब ऑपरेशन में थे, तो हम लोग उसकी वर्किंग करके ऑपरेशन मॉनिटर कर होते थे बस सिंपली। वहाँ पे कितना सौ गया वहाँ से? वहाँ मैंने काम किया है अराउंड 2.5 years मैंने उधर काम किया उनके साथ। आफ्टर दैट अगेन आई गॉट लाइक माय मैनेजर देयर, ही इज going to another project in Dubai. That is a desalination plant, and that was under construction that time. सही है। तो उस मैनेजर ने अपने साथ कहा कि उस्मान, I will take you with me.
हाँ ये तो अच्छी क्योंकि बात वो थी मतलब उनके साथ ऐसे थी। सही है। तो तो वो भी वहाँ के रेजिडेंट थे या पाकिस्तानी थे? नहीं, वो चाइनीज थे एक्चुअली। वहाँ पे जो मेजर चाइनीज फर्म थी, जो मेजर मैनेजमेंट थी वो बेसिकली चाइनीज के पास होती थी। हायर एक्सपीरियंस पाकिस्तानी भी होते थे उधर, तो लेकिन जो मेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होते थे वो चाइनीज होते थे। ये तो अच्छी बात है कि इतना ट्रस्ट होता है कि आप अपनी टीम के साथ मूव करते हैं। ठीक, वहाँ पे आप तो फिर यहाँ पर आके शैंडोंग में था, टाइजन में। वो भी टाइजन नहीं, वो भी सेप्को थी दुबई में था वो प्लांट। एक्चुअली वो 10 MIGT का जल्दी हुआ वो प्लांट था। वहाँ पे बेसिकली कमीशनिंग का काम था। तो ये मेरे करियर में एक तरीके से स्विच था कम्प्लीटली कि मैं मतलब ऑपरेशन से कमीशनिंग की जॉब में जा रहा था। और एक नया एक्सपीरियंस, एक नया चैलेंज, जिसमें कमीशनिंग में होता है प्लांट डायरेक्ट आकर इंस्टॉल होता है, तो आपने उसका स्टार्टअप आपने करना है, उसकी प्री कमीशनिंग एक्टिविटीज सब करनी है, आपने स्टार्टअप करने में ट्रायल रन करने हैं, फिर जाकर उसके परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, फिर रिलायबिलिटी टेस्ट होते हैं, फिर एक्सपीरियंस भी आप ही फॉर्म कर रहे हो या? हाँ, पूरी टीम होती है कमीशनिंग इंजीनियर्स की। इसमें जैसे मैं प्रोसेस में होता हूँ, बाकी फिर इलेक्ट्रिकल के होते हैं, मैकेनिकल के होते हैं, सब INC आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, ये सब अपने अपने फील्ड के होते हैं लोग। हर कोई अपने अपने क्या कहते हैं हिस्से का काम करता जाता है। वहाँ पे कितना सर? वहाँ मैंने कोई की थी अराउंड 10-11 मंथ्स की थी, क्योंकि वो छोटा सा प्लांट था। 10 MIGT बहुत छोटा है। आई थिंक कमीशनिंग में इतने ही प्रोजेक्ट्स होते हैं, आई थिंक 10 to 1.5 years, ज़्यादा लंबे तो नहीं होते कमीशनिंग। डिपेंड करता है कि किस चीज़ का प्लांट है और कितना बड़ा है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो जैसे ऑयल एंड गैस हो गया है या दूसरे बड़े प्रोजेक्ट हो गए, उसमें टू इयर्स के ऊपर भी जाते हैं, फाइनल्स हो गई, कॉम्प्लेक्स होती है, सेफ्टी का इशू है, ये सारी चीज़ होती है। अब डिसैलिनेशन में सेफ्टी तो खैर हर जगह देखी जाती है, मॉनिटर की जाती है उधर, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा छोटा था। हैजर्ड्स कम होते हैं उसमें, ये कह सकते हैं। हैजर्ड्स होते हैं बट कंपेयर करके उसके मुकाबले बहुत ही मतलब कम और थोड़े हैं। रिफाइनरी तो ये है कि उधर तो पता है वो वॉलेटाइल फ्यूल है, उधर तो ज़रा सा मसला हो तो फिर एक्सप्लोजन हो सकता है। तो डिसैलिनेशन में खैर इस टाइप का वो नहीं होता है, लेकिन बाकी दूसरे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। मेरी आंखों के सामने ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं कि बंदा देख के डर जाते हैं, डेथ्स तक भी जाती है। कंस्ट्रक्शन है तो फिर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो, उसमें इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। ठीक, फिर वहाँ अराउंड 10-11 मंथ्स की थी वो प्रोजेक्ट, हम लोगों ने इंस्टॉल किया। प्री कमीशनिंग एक्टिविटीज़ थी, उसमें फ्लैशिंग वगैरह, लाइन्स चेक करने, ये वो, फिर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस प्लांट जो होता है उसको हम लोग कमीशन करते जाते हैं। तो कमीशनिंग के बाद में टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट, रिलायबिलिटी टेस्ट करके फिर क्लाइंट के हैंड ओवर करते हैं ऑपरेशन से। तो हैंड ओवर के टाइम पे इधर अभी 11 मंथ से हुए थे, मुझे इधर हैंड ओवर चल रहा था, उनके टेस्ट भी चल रहे थे। मुझे एक और जगह से जॉब ऑफर हुई थी, एक फ्रेंच फार्म है सीडम, ये वियोलिया की ही सब्सिडी है। अच्छा, ये वही पे ऑपरेट कर रही थी? ये UAE में थी, बस सिटी से डिफरेंट थी। पहले दुबई में था, फिर मैं गया मोहम्मद कुइन में। तो ये बहुत बड़ा प्लांट था, ये इस वक्त समझ लें वर्ल्ड लार्जेस्ट कह सकते हैं इसको। हालांकि वर्ल्ड लार्जेस्ट अभी से बड़ा है, वो अंडर कमीशन है, अभी वो पूरी तरीके से ऑपरेशन नहीं हुआ। तो उससे पहले इसको कह सकते हैं मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट है। UAE वैसे एक्सपेक्ट यही कह सकता है कि मतलब हम अच्छे प्लांट्स को, हाँ, पूरे मिडिल ईस्ट में ही चल रहा है, वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। पाकिस्तान में जो है इस टाइप के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हार्डली, बल्कि है नहीं, यहाँ पे डिसैलिनेशन का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है नहीं। अभी सुना है कि बलूचिस्तान में लग रहा है, उसका मुझे नहीं पता कौन लगा रहा है, क्या कैपेसिटी है, क्या फाइनलाइज हुआ, लेकिन ऐसा चल रहा है यहाँ भी। वो जो था वो 150 MIGT है, अगर क्यूबिक मीटर में गया तो 682,000 क्यूबिक मीटर पर डे थी। बहुत बड़ा प्लांट है। और अभी UAE में अबू धाबी के अंदर 200 MIGT का लग रहा है, वो अराउंड 10,25,000 क्यूबिक मीटर पर डे की प्रोडक्शन। सम गुड नंबर्स, ठीक है। तो वहाँ पे कितना सा उधर भी मैंने सीडल के साथ अराउंड 14-15 मंथ्स। उस टाइम पे जब मैं गया था तो वो इंस्टॉलेशन फेज में था, कंस्ट्रक्शन चल रही थी। फिर उसी टाइम हम लोग अपना काम साथ शुरू कर देते हैं। फिर साथ करते अराउंड 14-15 मंथ्स में कमीशन हो गया, टेस्ट कंप्लीट हुए, फिर हैंड ओवर हो क्लाइंट को। उसके बाद अब जो मैं कर रहा हूँ करंट,
वो ये अब यहाँ पे सर फिर मैं दोबारा सऊदी पे आ गया, ठीक इनके साथ दोबारा कमीशनिंग इंजीनियर, फिर वही यहाँ पे STPs भी थे हमारे साथ आगे साथ, तो STP में भी काम किया। STP का एक छोटा सा प्लांट को कमीशन कर दिया और विदिन हमने समझ लो 2 months में हो गया, बहुत छोटा था। वो पैकेज प्लांट्स कहलाते हैं बेसिकली ना, वो बने बनाए आते हैं प्रोडक्ट में, बस फाइल जोड़ने और प्रोसेस स्टार्ट करना है, बस टेस्ट करने हैं, प्रोसेस स्टार्ट करना है, प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। ठीक। तो यहाँ पर कितना सा हो गया? यहाँ पे अराउंड मैंने 8 months हो गए मुझे, ठीक। और अभी 8 months के बाद मेरे आइडियाज थोड़े चेंज हैं, आगे जा रहा हूँ, आगे मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ। दैट्स गुड। तो अब जो है इसके बाद कनाडा मूव करने या फिर वहाँ मास्टर्स करने, साल जॉब करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ ले जाती है जिंदगी कहाँ ले चल, अच्छी बात है। केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि आप एक्सप्लेन करें स्टूडेंट्स को, तो व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग? केमिकल इंजीनियरिंग बेसिकली इज प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है, लाइक किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई, उसका जो प्रोसेस होता है, उसकी प्रोसेस पैरामीटर्स, उसके ऑपरेशंस, इन सब की जो कह रहे हैं बाउंड्री है वो विदिन केमिकल इंजीनियर रिलाइज करती है। केमिकल इंजीनियरिंग बहुत ही जनरल, बहुत वास्ट फील्ड है। आप देखिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो गई, उसमें आपको केमिकल इंजीनियर मिलेगा। ऑयल एंड गैस में अगर आप ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो डाउन स्ट्रीम कहलाती है, ठीक है, सॉरी अप स्ट्रीम कहलाती है, ठीक है, वो उसमें आपको केमिकल इंजीनियर मिलेगा। फिर इसकी जो डाउन स्ट्रीम है, जो रिफाइनरीज हमारी, जो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम ऑयल को रिफाइन करके हमारी मतलब दूसरे कार्स तक पहुँचा रही हैं, तो उसमें आपको केमिकल इंजीनियर मिलेगा। बेसिकली जो मेन प्रोसेस पैरामीटर्स मॉनिटर कर रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो इटसेल्फ केमिकल इंजीनियर बैठ के कर होते हैं। सही। अच्छा, आपने जो प्रोसेस का कहा, तो इस प्रोसेस में आपने, हम ये वही प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं जो केमिस्ट्रीज में हम पढ़ रहे होते हैं कि प्रोसेस ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो ये वही प्रोसेस है या उससे और कॉम्प्लेक्स होते हैं? प्रोसेस यही होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते। हमें पढ़ाया कॉम्प्लेक्स जाता है। अच्छा, केमिस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स पढ़ी जाती है। जब हम लोग पढ़ होते थे तो हम लोग सब पढ़ के बैठ जाते थे, इतने मुश्किल रिएक्शन होते थे जी। लेकिन एज सच इन द फील्ड ये बिल्कुल बेसिक प्रोसेस होते हैं। बेसिकली हम लोगों ने लेवल, प्रेशर, टेम्परेचर, इनके साथ खेल कर अपने हमने प्रोडक्ट बनानी है। केमिकल इंजीनियरिंग इटसेल्फ जो है ना, अगर इसको आप क्या कहें देसी जबान में बोले तो एक बनिया होता है जो आपने प्रोडक्ट बनानी है, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट बनानी है विद इन मिनिमम कॉस्ट। ये आपने करना है, सबसे कम कॉस्ट में सबसे ऑप्टिमाइज और बेस्ट प्रोडक्ट बना के देनी है। बेसिकली जो कंट्रोल रूम से बैठकर हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं प्रोसेस की। ठीक है, ये करंट सिचुएशन में आप किस तरीके से मैक्सिमम यील्ड ला सकते हैं? यील्ड ला सकते हैं, करंट प्रोडक्शन, ये सब केमिकल इंजीनियरिंग मॉडल्स हैं। ठीक है, आप केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई प्रोग्राम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर के केमिकल इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट हम कंसीडर कर सकते हैं उस प्रोग्राम को? केमिकल इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट एक मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं। मैंने जिधर काम किए 7 मैकेनिकल मिले हैं, वो भी ये काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल सेम होते हैं, सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे सेम होते हैं। फिर इसके अलावा अब मैंने बताया जैसे केमिकल जो है बहुत वास्ट फील्ड है, तो आप पेट्रोलियम इंजीनियर को देख लें, वो वही काम कर रहा होगा जो केमिकल इंजीनियर करता है। आप फूड इंजीनियर को उठा लें, फूड साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियर, वही काम कर रहा होता है जो केमिकल कर रहा होता है। आप टेक्सटाइल इंजीनियर को उठा लें, टेक्सटाइल में प्रोडक्शन इंजीनियर जो भी लगा है, टेक्सटाइल का डिजाइनिंग, ये वो वही काम कर रहा होता है जो केमिकल इंजीनियर कर रहा होता है। तो ये बता रहा हूँ बहुत ही वास्ट फील्ड है। अब मैं ये है कि जैसे मैंने केमिकल इंजीनियरिंग ली है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं करियर के हिसाब से। मैं ऑयल एंड गैस में जा सकता हूँ, मैं पेट्रोलियम में जा सकता हूँ, मैं रिफाइनरी में जा सकता हूँ, मैं वुड की इंडस्ट्री में जा सकता हूँ, मैं टेक्सटाइल में जा सकता हूँ, कहीं भी मैं फिट हो सकता हूँ, जहाँ पे प्रोसेस आएगा मैं फिट हो सकता हूँ। सो इट्स लाइक अ मदर फील्ड ऑफ ऑल दिस कह सकते हैं आप इसको, लेकिन बेसिकली आईपीएस इसको सिस्टर फील्ड कहा जाता है मैकेनिकल की। कुछ मैं भूल गया हूँ भी, जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में तो उस वक्त मैंने भी ऐसा सुना था, सिस्टर है या डॉक्टर है, पता नहीं कुछ ऐसा। फार्मेसी की रिएक्शन इसमें इंक्लूड कर सकता है? फार्मेसी की प्रोडक्शन में भी केमिकल इंजीनियर जाते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जाते हैं। हालांकि हर फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपको केमिकल इंजीनियर मिलेगा क्योंकि वहाँ पे वाटर प्रोडक्शन प्लांट होते हैं, आरओडी वो आ जाता है। लेकिन प्रोडक्शन में भी होते हैं, मैंने सुना है, देखा है। लेकिन आजकल जो कंपनीज पे थोड़ी क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे बाउंड्रीज रेगुलेशन है, तो वो क्योंकि फील्ड्स आ गई हैं अलग अलग, तो उस पे रेगुलेशन है, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि आपने फार्मासिस्ट रखना है। उन्होंने एक सब ब्रांच इसलिए बना दी कि वो वीसी का ग्रेजुएट एम्प्लॉय वो भी है।
ऐसे ही फूड इंजीनियर में भी आजकल ये जितनी बड़ी एमएनसीज हैं वो कहते हैं, पहले हर जगह केमिकल इंजीनियर चाहता था, वो कहता है नहीं मुझे फूड इंजीनियर चाहिए जिसमें खाली फूड पड़ी है। फूड वाला क्या है, वो सिर्फ फूड में काम कर सकते हैं, बट केमिकल में ये है कि वो कहीं भी फिट हो सकता है आपका। ठीक है। इतने सारे कोर्सेज पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा काम कौन सा आता है फील्ड में? कोर्सेज कुछ देखिए हमारे होते हैं मेजर इलेक्टिव्स, वो जो फाइनल ईयर पढ़ते हैं। नहीं, वो असल में बेस जो आपकी बनती है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोर्सेज बनती है, और मेरे ख्याल में फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले ही मोस्टली जो है ना आपके काम आते हैं इसमें फील्ड में, क्योंकि बेस उससे फाउंडेशन देती है। केमिकल के बेस में जो हमारे केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, इन्हीं को अगर उठा लें, इन्हीं में मास बैलेंस, इन्हीं में केमिकल रिएक्शंस, इन्हीं में केमिस्ट्री, इन्हीं में सारी चीज़ें आ जाती हैं। डिफरेंट प्रोसेस जो है शुगर इंडस्ट्री का प्रोसेस हो गया, किसी भी और इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का वाटर ट्रीटमेंट का प्रोसेस, वो सब इसी में आ जाते हैं। बाकी फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जो है हम लोग स्पेशलाइज कोर्सेज हो जाते हैं, कोर्सेज बढ़ तो जाते हैं लेकिन स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो जैसे उसमें फिर आप स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के पढ़ रहे होते हैं। शुरू में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बेस कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं, और बेस ही हर जगह काम आते हैं। बाकी तो फिर आगे आप जो स्पेसिफिक तो हर जगह आपकी जॉब इम्प्रूवमेंट होती रहती है जॉब के हिसाब से, फिर किस कंपनी ने प्लांट लगाया, किस टेक्नोलॉजी का प्लांट है वो है। तो आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोर्सेज बेसिकली आउटडेटेड होते हैं, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं फील्ड पे जाते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं क्या हूँ जो वाटर के फील्ड में, और हमें ऑन बुक्स डिसैलिनेशन हम इस तरीके से पढ़ाई नहीं गई थी। हमें बस ये पता था ठीक है आरओ है, ये किस तरीके से आरओ चल रहा है, आरओ ऐसे ही नहीं चल जाता। पाकिस्तान में भी इशू ये है कि आरओ ऐसे ही चल रहे होते हैं, लेकिन बाहर जो सी वाटर डिसैलिनेशन है उसके बिल्कुल ही अलग पाथ है, एक अलग ही लाइन है, एक अलग ही प्रोसेस होते हैं, उसके प्री ट्रीटमेंट है, उसके पोस्ट ट्रीटमेंट है, वो सब नहीं होते हैं, ये चीज़ होती है। अच्छा, टेक्निकल कोर्सेज में कुछ ऐसे कोर्सेज जो आपने पढ़े नहीं लेकिन आपने बाद में उसको कोर्सेज के जरिए पढ़ा हो, जो फील्ड में आपको लगा कि हाँ ज़रूरी है, ऐसे कोई से कोर्सेज? मेरे ख्याल से ऐसे कोर्सेज नहीं है स्पेसिफिकली कि जो उसमें नहीं पढ़े और इसमें पढ़े, लेकिन ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं जो हमारे इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स आकर डील होते हैं, तो उसमें आपको वो चीज़ वो बताते हैं जो आपकी बुक्स में नहीं लिखी होती, आपके कोर्सेज में नहीं होती। तो वो मेरे ख्याल में हर स्टूडेंट को लेनी चाहिए। ये टाइम टू टाइम हर यूनिवर्सिटीज में होती रहती है सेमिनार्स, वर्कशॉप्स। बाकी हमारी जो इंजीनियरिंग काउंसिल की बॉडी है बीसी, ये भी सीपीडी पॉइंट्स देती है और सीपीडी कोर्सेज करवाते हैं, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये इसी चीज़ के होते हैं, जब आप अपना पीसी का ट्रेनिंग करवाने जाएंगे तो आपको स्पेसिफिक सीपीडी पॉइंट्स भी चाहिए होते हैं। प्रोफेशनल इंजीनियर तौर पर काम कर रहे हैं, पॉइंट्स चाहिए होते हैं। फिर आप जैसे आप ग्रेजुएट करते हो, आप एक रजिस्टर्ड इंजीनियर नहीं होते हो पीसी के साथ, फिर उसके बाद एक 5 इयर्स का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग का टेस्ट देके लगते हैं, उसमें भी आपको कुछ 7 सीपीडी पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं मैंने खुद की थी, और ये बहुत ही यूजफुल होती है हर स्टूडेंट के लिए, और मैं कहता हूँ ये ज़रूरी है। बाकी आपकी स्टडीज़ के दौरान ही जो आपको इंटर्नशिप मिलती है वो बहुत काम की चीज़ होती है, बहुत ज़रूरी है। आपको पता चलता है इंडस्ट्री में काम कैसे हो रहा है, प्रोसेस कैसे चल रहे हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी, इससे बहुत चीज़ें पता चलती हैं इंसान को। इंटर्नशिप्स हो गई, बाकी आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी हिसाब से, वो आपकी जो है करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कल को जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो ये सारी चीज़ें सब बहुत काम आती हैं। आपको एक ऐसे प्लस एडवांटेज देती हैं, आपको आउट ऑफ द बॉक्स कर देती हैं बाकियों से। ये ठीक। अच्छा, उसी चीज़ से कंटिन्यू करते हैं। आपने जिक्र किया कि रियलिटी जो आप करेंगे तो आपको बताना चाहिए कि कंपनी में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वो सब ठीक है। तो जब आपने ग्रेजुएशन के बाद जॉब पे गए तो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस के फ्रॉम एजुकेशन टू प्रैक्टिकल लाइफ टू वर्किंग, कैसा एक्सपीरियंस था, किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, स्ट्रगल पीरियड किस तरह का होता है? देखें, एक पाकिस्तान जैसी कंट्री में रहते हुए स्ट्रगलिंग पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा फिर आपको पता है हमारा एजुकेशन तो है, बहुत वास्ट क्वांटिटी में एजुकेशन, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। सही। अब यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री को जो बंदा चाहिए और जो हमारा यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट निकल रहा है उसमें गैप बहुत ज़्यादा आता है, जो कि एक बिटर ट्रुथ है। सही है, लेकिन ये कहाँ पर मैटर करता है, ये वहाँ पर मैटर करता है जो बड़ी एमएनसीज हैं, हमारे दूसरे कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं जो जैसे इंडस्ट्रीज 2.0 पे काम कर रही है हमारी, ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ें इतनी काम नहीं आती। लेकिन ये कि बंदे को जब इंटरव्यू में बैठते हैं
उससे बहुत सारी वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो उसने पढ़ी होती हैं। फिर बाकी जो आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है ना, जब भी वो आपको शुरू में ट्रेनिंग करते हैं, बाकी ट्रेनिंग तो ऑन द जॉब होती है, लेकिन वो देखते हैं कि बंदा ये एलिजिबल है जॉब करने के लिए नहीं। ये नहीं कि वो सब कुछ ये कि जैसे मैं कोई प्लांट में बैठा हूँ, एग्जाम्पल आप जैसे एडमिशन की ले लो, तो मुझे पता है कि पाकिस्तान से जो बंदा आ रहा है उसको मेरे प्लांट का कुछ नहीं पता है, क्योंकि मुझे पता है उसने नहीं पढ़ा कोर्सेज में। मैं अगर टेक्निकल मैनेजर हूँ, मुझे पता है इस बंदे को कुछ नहीं पता है, इसको नहीं पता प्री ट्रीटमेंट कैसे होना है, इसको नहीं पता इसके पोस्ट ट्रीटमेंट कैसे होना है, ये इसको आर की नॉलेज होगी, आर कौन सी टेक्नोलॉजी, आर कैसे काम करता है, एटलीस्ट बेसिक्स तो होंगी। बाकी फिर मैं उसकी यही है कि बेसिक से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पता होगा। यानी कहना कि आप भी टेक्निकल हो, मैं भी टेक्निकल हूँ, मैं आपसे 2-4 सवाल करूँगा, मैं समझ जाऊँगा कि इसने कैसे पढ़ा है। तो ये कि आपने जब पढ़ा है यूनिवर्सिटी में, तो आप सीरियस होकर उसको पढ़ें, आप उसमें मेहनत करें, वरना टाइम पास करके बहुत से लोग डिग्रियाँ लेके निकल जाते हैं, लेकिन उनको आगे इंडस्ट्रीज में बहुत मसले होते हैं। इंटरव्यू लेते रहते हैं, लेकिन कहीं पर सिलेक्शन नहीं होती, कहीं पर कोई और इशूज आ जाते हैं, ये चीज़ें होती हैं। स्ट्रगल पीरियड के बाद जो उसके प्रोज हैं, बेनिफिट्स हैं, वो किस तरह के होते हैं? बेनिफिट्स आपको पता है आजकल जो इकोनॉमिक सिचुएशंस चल रही है पाकिस्तान में, एक तो जॉब लेने से बहुत बड़ी स्ट्रगल है, क्योंकि मार्केट में जॉब्स नहीं है। सही, सबसे बड़ा मसला तो ये एक तो आपको जॉब नहीं मिली, जॉब मिल भी जाए तो यही मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो MNCs हैं वो तो वैसे ही पाकिस्तान से अपना सामान पैक करके जा रहे हैं, फॉर्चुनेटली बहुत बाकी जो छोटी कंपनीज हैं उनमें फिर यही है कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, सैलरीज बहुत कम है लोगों की, सैलरी में गुजारा नहीं सबसे बड़ी बात। तो फिर और भी दूसरे मसाइल हैं, फिर फैसिलिटीज़ नहीं है, सबसे बढ़ के मेंटल स्ट्रेस है, आपको जहनी सुकून ही नहीं होता। हो जाओगे स्विच करते रहोगे, लेकिन 2 इयर्स आप, मैं तो कहता हूँ स्विच करनी चाहिए। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने तो खुद प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम किया, मैं 4 प्रोजेक्ट्स पे काम करके आ चुका हूँ, तो मुझे पता है कि एक प्रोजेक्ट्स के बाद दूसरे प्रोजेक्ट पे बंदा कितना कुछ नहीं आ सकता है। ग्रूमिंग होती है, पर्सनल ग्रूमिंग होती है, टेक्निकल ग्रूमिंग होती है, नए चैलेंजेस आते हैं, नई चीज़ें पता लगती हैं, बहुत बंदा फिर बंदा ये हो जाता है कि आप आफ्टर 10 इयर्स आप कहीं पे बैठे तो आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर कह सकते हो कि आप मैं किधर भी कहीं भी काम कर सकता हूँ, किसी पोजीशन पे काम। एक्सपीरियंस आपके साथ हो जाता है, एक्सपीरियंस आपके साथ हो जाता है, आप एक कहते हैं ना अपना फील्ड का मंजा बन जाते हो, बिल्कुल ऐसे ही बता। अच्छा, पाकिस्तान में और अब्रॉड की बात कर रहे थे, जेंडर डिस्पैरिटी, मेल टू फीमेल हायरिंग क्या इशू है, किस तरह का होता है, कितना फर्क है पाकिस्तान और अब्रॉड में, इसके बात करिए। देखिए हमारे यहाँ आपको पता है इंजीनियरिंग एक तो हार्डकोर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ठीक, इसको भी थोड़ा सा रोशनी करें। हार्डकोर हमारी वाली हो गई है, केमिकल हो गई है, मैकेनिकल हो गई है, इलेक्ट्रिकल हो गई, जो ये ऑन फील्ड जॉब्स हैं, फील्ड में जाना होता है, हाथ जाना होता है, इस तरह की चीज़ें, इस टाइप की जॉब्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर में आपकी ये आ गई, सॉफ्टवेयर आ गई है, IT आ गई, कंप्यूटर साइंस आ गई है, ये सॉफ्टवेयर होती है। अब जेंडर का इशू यही आता है कि फील्ड पे ज़्यादा लड़कियाँ काम कर तो लेती हैं, पूरी दुनिया में कर लेती हैं, इवन मिडिल ईस्ट में कर रही हैं, सऊदीया में कर रही हैं, इवन एमिरेट्स में तो मतलब गवर्नमेंट की जो हमारे ओनर कंपनीज होती तो होती होती थी। अच्छा, टेस्ट के दौरान तो विटनेस ऑफ क्या भी कर रही थी, तो ये इशू वहाँ पे तो मतलब एक बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, इसके बाद भी वहाँ पे तो कोई वो नहीं, बल्कि वो तो उल्टा अपनी वुमेन्स को और इनकरेज कर रहे हैं, उनको ऊपर लेकर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी टेक्निकल फील्ड्स पे लीड पोजीशन पर मैंने वहाँ पे औरतें देखी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। जो केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जितनी ऐसी फील्ड्स हैं, इनमें जो फीमेल है वो हार्डली मिलती है फील्ड। कुछ बड़ी कंपनीज हैं ऑयल एंड गैस की, वो भी जो है क्या कहते हैं 10 उन्होंने मेल इंजीनियर्स हायर करें तो 2 फीमेल हायर करके फिर अपनी मार्केटिंग कर देते हैं, फिर लड़कियाँ रखी, बस इतना ही होता है। वो खाली क्या कह लो आप कोई रेगुलेशन प्रूव करने के लिए या वैसे अपनी मतलब शो ऑफ कराने के लिए कि हम लोग जेंडर इक्वालिटी है, लेकिन नहीं है। हार्डली आपको पता है ये एंग्रो जैसी कंपनीज हो गई या दूसरी बड़ी MNCs हैं, ये लोग करती हैं जेंडर इक्वल, इनमें जो है वुमेन्स आपको मिलेंगी। इनकी मुझे फील्ड का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन फील्ड में भी कम ही मिलती है। यही रेशियो जो है ना बहुत डिसबैलेंस है, जो रेशियो है पाकिस्तान में खास तौर पर। अच्छा, आपका डिसैलिनेशन में काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो डिसैलिनेशन के टॉपिक पर मैं बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में डिसैलिनेशन की अप्रोच नहीं है, तो इसके लिए इसका आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे तो बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे बड़ा रीज़न
इकोनॉमिक्स है, पैसे नहीं है हमारे पास, ठीक है। दूसरा फिर हमारी गवर्नमेंट के ऐसे विजन ही नहीं है या ऐसे प्लान ही नहीं है कि हमने क्या कहते हैं बड़े आर प्लांट्स लगाने हैं, हमने लोगों को साफ पानी देना है। इन लोगों की ऐसे अप्रोच ही नहीं है सबसे बड़े तो। मैंने रिसेंटली सुना है कि बलूचिस्तान में लग रहा है एक बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट, बट मुझे कुछ कंफर्म नहीं है कि कितना बड़ा लग रहा है, क्या सीन है। वो भी चाइना लगा रही है, सीपैक के अंडर जाती है। तो वो डिसैलिनेशन प्लांट है, वो जानिए जिसको कहते हैं सी वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस, सबसे बड़ा प्लांट वही लग रहा है। बाकी जो पाकिस्तान में देखें भी कराची में छोटे छोटे प्लांट्स लगे होते हैं हर इंडस्ट्री में। किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो लोग बोरिंग करेंगे प्लांट और अपना आर ओ की मेम्ब्रेन लगा देंगे, उससे वो लोग बस अपने यूज का पानी बना देंगे। ताकि जो हमारे घरों में पानी आ रहा है उसको तो आपको पता है वो तो कैसा आता है। वो तो फिर हाँ। बाकी फिर ये मिनरल वाटर की कंपनीज भी इनका भी यही हिसाब है, बोरिंग करते हैं जैसे पानी, उसको पहले डिसैलिनेट करते हैं, फिर उसको डीमिनरलाइज करते हैं, फिर उसको फर्दर मिनरलाइज करके फिर वो लोग बेचते हैं। वो तो फिर पैसे की गेम है। लेकिन बाकी जो बिग प्रोजेक्ट है, जैसे मैं जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करके हूँ पाकिस्तान में, ऐसा कोई एक भी नहीं है कंसेप्ट। ये बलूचिस्तान के अलावा अगर वो भी अगर लगता है अप्रूव तो है, बट कब उसके टाइम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी कब लगता है क्या होता है। वैसे डिसैलिनेशन कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब अगर अप्रोच किया जाए डिसैलिनेशन कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कैपिटल कॉस्ट आता है लेकिन कैपिटल कॉस्ट आता है लेकिन फिर प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है और बेहतर रहता है। बेहतर है। पूरे मिडिल ईस्ट में आर ओ की टेक्नोलॉजी चल रही है। अब तो फिर और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। इसराइल जैसे मुल्क हैं और स्पेन जैसे हो गए, ये बहुत आगे जा रहे हैं, आर ओ से भी आगे जा रहे हैं। ये अभी सीसी आर ओ पे जा रहे हैं, क्लोज सर्किट आर ओ पे जाती है, ये फॉरवर्ड ऑस्मोसिस पे जा रहे हैं। तो अभी दुनिया तो बहुत आगे जा रही है, लेकिन हम अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें तो अभी तो हम आर ओ पे भी नहीं आए, आर ओ कंप्लीटली एक्सप्लोर नहीं किया। हम लोग तो वही जो हमारे रिवर्स और आगे पीछे से मीठा पानी आ जाए उसको बस सिंपली फिल्ट्रेशन करके दूसरा निकाल लेते हैं। ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हम अपने समुद्रों को यूटिलाइज करें। हाँ, वैसे पूरा साहिल जो हमारी मिट्टी है उसको जाया किया। शायद लगा था कहीं शरफ में लगा था, लेकिन वो भी बात पड़ा नहीं, कुछ पता ही नहीं हमारे जाया करते। मैं डिसैलिनेशन इंडस्ट्रीज को पता ही नहीं हमें कहाँ लगे कहाँ नहीं, कुछ न्यूज़ ही आती है, कुछ पता ही नहीं लगता कौन सी कंपनी कर रही है। गवर्नमेंट रेगुलेट भी नहीं करती ना उसको, बस ये जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई वो अपने यूज का कर रही होती है, बाकी किसी को कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, जो आपने एक्सीडेंट्स का जिक्र किया था, तो कोई ऐसा कोई वाक़या शेयर करना चाहेंगे बाहर के लाइफ में कैसा एक्सपीरियंस है और किस तरह का फेस करना होता है? देखिए एक्सीडेंट्स होते हैं बाहर, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है सेफ्टी में। वहाँ ये है कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं इसमें एक प्रोजेक्ट पे कोई करीब 100 से भी अब सब कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, हर चीज़ का काम एक हर अलग सब कॉन्ट्रैक्टर कर रहा होता है। ये नहीं कि एक कंपनी ऑपरेट कर रही है। पाकिस्तान में जब मैंने काम किया तो सिंपल वर्क ऑर्डर सिस्टम चलता था, एक वर्क ऑर्डर आता था, सिस्टम एक बंदा आइसोलेट करता था, बाकी फिर मैकेनिकल उससे जाके काम कर रहा होता था। ठीक है, बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन में काम किया, कंस्ट्रक्शन में बहुत ही मतलब हर कोई लगा होता अपना काम में ना। ठीक है, तो उसके लिए परमिट टू वर्क सिस्टम होता है, तो परमिट टू वर्क इशू किए जाते हैं, काम करते हैं। बट उसके बाद भी क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स मैंने देखे हैं। एक एक्सीडेंट ऐसा होता है कि बंदे जाके नट लगा था कंधे पे, ठीक है, वो एट द मोमेंट बेहोश हो गया था, फिर उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे और मतलब काफी टाइम लगा उसको रिकवर होने में। यानी वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो साथ वाले काम पे ये सबसे बड़ा इशू है। फिर वहाँ पे काउंसलिंग होती रहती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी होती है, डिफरेंट सेमिनार्स भी होते हैं। ये अगर काम कर रहे हैं तो हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है, फाइनेंस बेस की ट्रेनिंग होती है, ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग होती है। मेरे पास सारी ट्रेनिंग के कार्ड्स पड़े हैं, एक साल वैल्यू होती है। फिर मैं प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, फिर दोबारा ट्रेनिंग होती है, लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है। किन यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स को सबसे ज़्यादा मार्केट में देखते हैं केमिकल इंजीनियरिंग परस्यू करते हैं? किन ग्रेजुएट्स को आप देखते हैं सबसे अच्छा काम कर रहे होते हैं केमिकल इंजीनियरिंग? पाकिस्तान यूनिवर्सिटी अपनी इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो मैंने देखे हैं, मैंने मिडिल ईस्ट में भी काम किया, यहाँ भी काम किया, मेहरान के भी देखे हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा, कराची यूनिवर्सिटी से देखे हैं, अपनी लाहौर यूनिवर्सिटी से देखे, यही मैंने देखे। लेकिन ये जो बड़ी हो गई लम्स हो गई या यूटी लाहौर में भी बहुत होते हैं, ऐसा यूटी लाहौर में बहुत, बट लम्स वगैरह इसमें मैंने ग्रेजुएशन नहीं देखे। जेके के मैंने नहीं देखे, किसी जेके वाले के साथ मैंने काम नहीं किया।
किसी लफ्ज़ वाले के साथ मैंने काम नहीं किया, यूटी वालों के साथ किया, कराची यूनिवर्सिटी के साथ किया, मेहरान के साथ किया, डॉम के साथ किया, इन सब के साथ नहीं किया। ये अच्छा है। और सबसे ज़्यादा मज़ा किसका आता? सबसे ज़्यादा मज़ा यूटी लाहौर को मैं कहूँगा उनके साथ काम करने में मज़ा आता है। यूटी लाहौर हो गई, यूटी शहर हो गई। असल में मिडिल ईस्ट में क्या है, हमारे कराची वालों को इतना पता नहीं तो बाहर जाने का, या वो जाते नहीं है। सही है। लेकिन लाहौर साइड से पंजाबी जो पता है वो हो गया, फिर पेशावर साइड से हमारे पठान उनकी तरफ रुझान है। उनका रुझान बहुत ज़्यादा होता है। मतलब उन्होंने ग्रेजुएट किया होता है तो उनका एक भाई कजन कोई ना कोई पहली बार बैठा होता है, उन्हें पता होता है कि बात बना होता है। पता होता है जब मैंने वीज़ा अप्लाई करना है बाहर बाहर जाकर मैंने जॉब ढूंढी तो वहाँ जाता है, उसके बाद सब कुछ होता है, रिसोर्स होता है, अकोमोडेशन होती है, गाड़ियाँ होती है, इंटरनेट होता है। वो मैं भी जब गया मैं पायलट गया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था, एक ऐसी आई थी वैकेंसी में अप्लाई कर दिया, उन्होंने बुला लिया, हो भी गया, वीज़ा भी आ गया, उन्होंने दिया सब कुछ। फिर वो तो कंपनी देसी होता है सब कुछ हमारा, वो सब कुछ रेडी होता है, तो हमें भी पास मिल गया। करते करते मिडिल ईस्ट मार्केट में हम लोग ग्रोथ देगा उसी हिसाब से, हमारी बढ़ बनती है उसी हिसाब से, सीखते हैं उसी हिसाब से बनते गए। सही। हाँ, वो पूरा इसका करना पड़ता है। पूरा इसका सही। अच्छा, वो स्किल्स जो नॉन टेक्निकल होती है लेकिन आप सबसे ज़रूरी है। हाँ, नॉन टेक्निकल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो लीडरशिप स्किल्स। आपको लीडरशिप आनी चाहिए, आप काम हो, आपको पता हो कि अपने लेबर से काम कैसे लेना है, या फिर अपने नीचे के बंदे से काम कैसे लेना है। इसमें सिंपल अगर हम अपने आप से बोले कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब आप काम भी ले लो और आप उसको कोई ज्यादती भी ना करे, कोई जुल्म भी ना करो, उसको कोई बर्डन भी ना डालो। सबसे इम्पोर्टेंट ये लीडरशिप स्किल्स हैं। उसके बाद फिर ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, जैसे आप जितनी बड़ी एमएनसीज हो उस लिहाज से आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके प्रेजेंटेशन स्किल, आपके नेगोशिएशन स्किल, आपके मार्केटिंग स्किल्स, आपके जॉब्स के स्किल, ये सारे स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। बट अगेन ये डिपेंड करता है आप किस तरह की जॉब कर रहे हैं, किस तरह की आपकी डिपेंड करता है किस तरह की जॉब डिस्क्रिप्शन है आपकी। जी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। लीडरशिप की आपने बात की तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? लीडरशिप स्किल्स ये हैं कि किसी को देख के सीखे जा सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज में वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं इसके लिहाज से, बट मेरे ख्याल देख के लोग इतना सीखते हैं जितना सह कर सीखते हैं। मैंने भी अपने सब पर जो अपने मैनेजर्स हैं, बड़े बड़े मैनेजर्स के साथ मैंने काम किया है, इंडियन मैनेजर्स के साथ काम किया है, देख के मैंने सीखा है। ब्रॉड माइंडेड हो जाता है बंदा जब आप एक मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट में आप काम करते हैं, तो एक आप ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं, फिर आपको पता चलता है कि काम करना कैसे है, काम करवाना कैसे है, आपने लीडर कैसे बनना है, आपने सक्सेसफुल लीडर कैसे बनना है, आपने वर्क कैसे एग्जीक्यूट करना है। और डाइवर्सिटी से आप उसको एक्सप्लोर हो, डाइवर्सिटी से अप्रोच करो, आप मल्टीकल्चरल बंदे के साथ काम करो, आपका जो क्लाइंट है आप उसको भी साथ लेकर चल रहे हो और आप अपना काम भी कर रहे हो साथ ही साथ। मतलब क्लाइंट की डिमांड्स यहाँ होती हैं, आपके काम का लेवल यहाँ होता है, तो आपने उनको मतलब एग्री रखना, उनको बैलेंस रखना, उनको भी खुश रखना, ये सारे स्किल्स जो है तो मतलब ऑन द जॉब सीखता है, लेकिन सीख जाता है, बट ये बहुत जरूरी स्किल्स है। अच्छा, आपके फील्ड के अंदर जॉब हंटिंग किस तरह की जाए, स्टूडेंट्स किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं स्टूडेंट और क्या करना चाहिए? जॉब हंटिंग हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है, हमें यूनिवर्सिटी में जॉब हंटिंग या जॉब नेटवर्किंग करना सिखाई नहीं होती। तो इसमें मैं सबको यही गाइड करता हूँ, मेरे पास बहुत मेरे जूनियर्स कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमें पता है कैसे बाहर है कैसे नहीं। तो सबसे पहले ये आजकल सोशल नेटवर्किंग का दौर है, आपकी लिंक्डइन हो गई, वो अप टू डेट हो, उस पर आप अपना पोस्ट करें, अपना जो आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया उसके बारे में डिस्क्रिप्शन डालें। आप अगर कोई और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई और सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट दे रहे हैं, मैंने ऐसे बंदे देखे मुझसे भी काबिल है, मेरे जूनियर है कि मुझसे ज़्यादा काबिल है, तो मुझे कैसे पता लगा, लिंक्डइन के थ्रू पता लगा यार ये बंदा जो है ये इसको काम आता है, ये उससे भी पता होता है, तो इस तरीके से पता लगता है। तो सबसे बेस्ट है आपके लिंक्डइन अप्रोच, अगर आपने ग्लोबल मार्केट को अप्रोच करना है तो लिंक्डइन हो गई। फिर अब क्योंकि हम लोग वेस्ट को तो मूव कर नहीं सकते, पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है या डायरेक्ट हम वेस्ट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, मतलब मिडिल ईस्ट की मार्केट अवेलेबल है, मिडिल ईस्ट की कंपनीज जो है आपको डायरेक्ट अप्रोच कर सकती हैं। उसके लिए उनके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, नौकरी गल्फ हो गई है, मॉन्स्टर जॉब्स हो गई है, गो टू गल्फ है, और इस तरीके की एक और है। डायरेक्ट कंपनी को अगर हम अप्रोच करें तो उसको फर्क पड़ता है, डायरेक्ट करने से पड़ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन वैकेंसी और वीजा रेशियो, वीजा कोटा डिपेंड करता है, ये दो चीजें मैटर करती हैं।
ठीक है। तो अगर आप इन वेबसाइट जो मैंने नाम दिया और अगर अपनी सीवी जो है अपना अपडेट रखें प्रोफाइल अपनी तो आपको कंपनी खुद अप्रोच कर देगी। मेरी जब एक सेकंड जॉब हुई थी सेको के बाद मुझे कंपनी ने खुद अप्रोच किया, हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं कर सका, वो सऊदी में थी। ठीक है। तो उन्होंने मुझे मॉन्स्टर जॉब से अप्रोच किया, तो मैंने इंटरव्यू लिया, तो हमारे पास वीजा भी है, वो सब करती हैं। तो वो और भी मतलब उसमें अपने प्रोफाइल को अपडेटेड रखें, अपडेट रखना आपका काम है। अपने स्किल्स बेस्ड अपनी सीवी मेंटेन रखना, कंपनी को क्या चाहिए आप उसकी तरह से हो या नहीं हो वो आपका काम है, बनाना नहीं आपका काम है। अप्रोच करना है, लेकिन बेस्ट नेटवर्किंग है, उसमें आप क्या कहते हैं कंटेंट सर्चिंग ही करोगे अगर जॉब के लिए। जैसे मैं आरो की जॉब देखना चाहता हूँ, मैं ये सर्च करना, मेरे पास रिसेंट पोस्ट आती है कौन हायर कर रहा है, ठीक है, उससे तो आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो, आप उनका अपनी सीवी पहुंचा सकते हो। ठीक है। बाकी फिर लग पाया अगर उनके पास वीजा है नहीं है वो आपका फिर अपना नसीब, वो आपका नसीब। अब हम बात करते हैं आपके यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस की तरफ। दाऊद यूनिवर्सिटी कैसे एक्सपीरियंस रहा? मुझे दाऊद यूनिवर्सिटी अभी बहुत इम्प्रूव कर रही है। ठीक है। लेकिन जिस टाइम मेरा एडमिशन हुआ था उस टाइम भी बेटर थी, लेकिन कुछ मसले मसाइल थे उधर। अगर आप देखा जाए तो स्टूडेंट यूनियंस थी, स्टूडेंट यूनियंस में पॉलिटिक्स होती है, वो थी, फिर उस पॉलिटिक्स के इम्पैक्ट से फिर स्टडीज के इम्पैक्ट होता जाता होगा। तो फिर ये डिपेंड करता था जो पॉलिटिक्स में होता था, इन्वॉल्व हो जाता है, वो इन्वॉल्व होता था, उसकी तो जाहिर है फिर स्टडीज इम्पैक्ट होगी। लेकिन मैं कभी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं रहा, मुझे सच कभी कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पर कभी नहीं पड़ा, नहीं हमें कभी किसी ने फोर्स किया, ना ही हमारे कभी कुछ हुआ सच, ना ही हमारे साथ कभी टीचर ने कोई ज्यादती की। हमारी स्टडीज और हमारा एक्सपीरियंस सही है। ये है उस टाइम रिसोर्सेज की कमी थी, उस टाइम लैब्स वैसी लैब्स थी बट उस टाइप की नहीं थी। अभी मैं जाकर देखता हूँ तो अभी तो मतलब काफी है, 200% इम्प्रूवमेंट आ गई। और आपने पास आउट किया था आपका किस ईयर में? मैं फरवरी 2017 में पास आउट हुआ था। ओके, तो आफ्टर 6 इयर्स आपने काफी इम्प्रूव कर लिया है। बहुत इम्प्रूव कर लिया है, बहुत। अभी तो वहाँ पे मास्टर्स लेवल भी हो रहे हैं, पीएचडी लेवल भी हो रहे हैं, फैकल्टीज अभी जो है मैं देख रहा हूँ मेहरान यूनिवर्सिटी से ज्यादा अच्छी अभी फॉरेन क्वालिफाइड फैकल्टीज हमारी ऑफिस में। अच्छा, पहले आपके टाइम में ऐसा होता कि ये किसी और की एफिलिएटेड थी, दाऊद किसी और से डिग्री देती थी, ऐसा था या फिर अपनी डिग्री देती थी? ऐसा शुरू में था, 2008 तक था, ये एनडी से एफिलिएटेड थे। उससे पहले भी ये कुछ किसी और से एनडी से एफिलिएटेड है 2008 तक, या 1999 2000 का बैच है उनका कुछ इशू हो जाता है, लेकिन एफिलिएटेड थी कहीं ना कहीं से। बट अब ये अभी अपनी डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है, अभी अपनी डिग्री होती है, मेरी जो डिग्री है दाऊद यूनिवर्सिटी की है, वो पीईसी सर्टिफाइड है। पीईसी सर्टिफाइड है। 4 साल जो आपके लाइफ में गुजरते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, किस तरह से गुजारना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या किस फोकस करना चाहिए? गुजारना ही जो स्टूडेंट की नेचुरल साइकोलॉजी, जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे ना तो आपका मोरल होता है यहाँ, ठीक है, सेकंड ईयर में यहाँ होता है, थर्ड में यहाँ होता है, फोर्थ में तो आप बिल्कुल ही होते हैं कि बस हाथ छोड़ कर बैठे होते हैं। ठीक, तो यही है। लेकिन हमारा जो कोर्स करिकुलम है वो मैंने बताया कि हमें जो बेसिक्स होती है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की होती है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बंदा नॉर्मल होता है, अगर आप कोशिश करें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जितना हो सके आप अपनी स्टडीज पर फोकस करें, अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें, बेसिक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखें। इंटरव्यू में बेसिस के सवाल होते हैं, फर्स्ट इंटरव्यू में आपके बेसिक से सवाल होंगे, आपके प्रोजेक्ट से सवाल होंगे, ये सारे सवाल होंगे। उसके बाद जब आप जितने भी इंटरव्यू दोगे फिर उसमें आपके क्या कहते हैं एक्सपीरियंस के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर सोसाइटीज होती हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो उनमें पार्ट लेना कितना इफेक्ट होता है करियर के लिए और लेना चाहिए या फिर क्या एक्सपीरियंस है आपके साथ? एक्स्ट्रा करिकुलर में लेना चाहिए, इससे आपके जितने सॉफ्ट स्किल्स हैं वो सब इम्प्रूव होते हैं। जैसे आप किसी डिबेटर सोसाइटी में हो, किसी क्विज सोसाइटी में हो, इन सब से जो है आपके स्किल्स इम्प्रूव होते हैं, खासकर डिबेटर्स डिबेटिंग वगैरह सोसाइटी जो हो गई। और मेरा ख्याल है जो आपने पीपल मैनेजमेंट की बात की, लीडरशिप की, वो भी इसके अंदर वो भी जैसे ही इम्प्रूव होती है इंसान की। फिर आप एक क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हो, आप एक टीम लीड कर रहे हो, आपका एक विजन है, आपका एक फोकस है, आपका एक टारगेट गोल है, आप वो सब कर रहे हो। फिर आप इन सोसाइटी से जैसे केमिकल में आती है, आई की आती है, ठीक है, तो उसका अगर आप पार्टिसिपेट करो, सेमिनार्स हो, वर्कशॉप्स कराते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कशॉप्स कराते हैं, इंडस्ट्रियल कोर्स कराते हैं,
तो उसकी जो अपनी सेल्फ मैनेजमेंट होते हैं, आप उस मेंबर कैबिनेट मेंबर होंगे, आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। FIP की क्या इंपॉर्टेंस रहती है? आपका FIP कैसा रहा और करियर पे कितना इम्पैक्ट डालता है फाइनल प्रोजेक्ट? आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है डिग्री की, इसका कुछ क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, कोर्स इक्विवेलेंट का कोर्स इक्विवेलेंट होता है। इसका इम्पैक्ट जॉब पर जो है, फर्स्ट जॉब पर कह लो, जो फर्स्ट ट्रेनिंग की जॉब ढूंढ लो, उस पर बहुत इम्पैक्ट होता है इसका। इससे रिलेटेड बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड पूछा जाता है। और अगर तो आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हो जिससे ही रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है और उसी टाइप का प्रोफेशन बैठे, फिर तो बहुत इनडेप्थ पूछते हैं आपसे। FIP का भी हिसाब ये होता है, जो मैंने भी किया है और जो बाकी भी करते हैं, कि हम जब शुरू में स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पर होते हैं, फिर आहिस्ता से यहाँ से एंड आता है, बिल्कुल ही ना जैसा तैसा होता है निकल कर आगे पकड़ाते हैं। इसकी मैंने कोर्स देखी शुरू में ना, घोड़ा बनाना शुरू करते हो फिर सही होते हैं, एंड बस वो कागज बनाया, तो यही हिसाब होता है FIP का। लेकिन आप अपने FIP ऐसे रखो कि कल को जब आप इंटरव्यू में जाओ, तो क्योंकि मैंने PNG जैसी कंपनी से इंटरव्यू दिया, वो लोग आपसे एक स्पेसिफिक फिगर देते हैं कि आपने अच्छा ये प्लांट लगाया, ये प्रोडक्शन कर रहे थे, क्या इंप्रूवमेंट थी, क्या प्रोडक्शन थी, क्या ऑप्टिमाइजेशन थी। नॉर्मली जैसे मेरा FIP था वो पावर प्लांट की प्रोडक्शन में था, मैंने पावर प्लांट में ही जॉब किया था। तो मैं इंटरव्यू में बैठा था, मैंने उससे यही पूछा कि नॉर्मल एफिशिएंसी प्लांट की 40% होती, 42% आपकी कितनी थी, आप इस क्या किया था, नंबर्स मांगते हैं आपसे, नंबर्स बताओ, आपको स्पेसिफिक रिजल्ट एटलीस्ट प्रोजेक्ट के बताओ। आपने प्रोजेक्ट पे हो तो प्रोजेक्ट को पूरा टीम बेस्ड होता है, तो उसमें 2 बंदे काम करने वाले, बाकी 3 आपको पता वैसे आए। तो ये चीज बहुत है, तो इस तरीके से ना बने आप मेरा प्रोजेक्ट है तो आपको पूरा उसका पता हो, कर लो कुछ आप पूरा डिफाइन कर सकते। ठीक। फर्दर स्टडीज की अगर बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग में पाकिस्तान के अंदर फर्दर स्टडीज का क्या स्कोप है, करियर पे क्या फर्क पड़ता है, अब्रॉड में क्या है, इसकी थोड़ा सा बात करें। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो क्या कहते हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है कि हमारे जिस ग्रेजुएट की जॉब मिल रही होती वो आगे मास्टर्स करने चले जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है, आपकी जॉब नहीं लगी होती, बंदा मास्टर्स PhD करने में चला जाता है। होता क्या है, पाकिस्तान की मार्केट की बात करें तो मास्टर्स के बाद आपकी जो है जॉब कंसिडरेशन वो कम हो जाती है, उल्टा ऐसा है। और फिर अगर आप PhD पे चलेगा फिर तो आप बिल्कुल ही समझ लो टेक्निकल इंडस्ट्री, तो आपको क्योंकि हमारे यहाँ तो बता रहा हूँ इंडस्ट्री 2.0 चल रही है, कॉटेज इंडस्ट्रीज चल रही है, सिर्फ हमारी इंडस्ट्रीज चल रही है। बड़ी मल्टीनेशनल तो अभी गिनती की 3-4 बच्चे, कितनी बच्चे कोई है नहीं जो ऐसे कोई टेक्निकल बंदा रिक्रूट करे, या कोई ऐसा, अब वो है भी तो उनके पास बाहर से रेसिपी आ रही है, क्योंकि उसी टाइप की प्रोडक्शन चल रही है, कोई R&D उसमें है नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट करनी नहीं है, कुछ नया करना नहीं, कोई पेटेंट रजिस्टर करवानी नहीं है। कुछ इंडस्ट्रीज है, फार्मा फर्टिलाइजर हो गई, इस तरीके की चीजें हो गई थी मैंने देखी। लेकिन कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। फिर हमारे अब वही ना, हमारे जो उस फील्ड में बंदा गया उसका माइंड उस टाइप का नहीं होता, वो हर इसलिए मास्टर्स कर रहा है कि उसकी जॉब नहीं करी, सही ये उसके काम में कोई नॉवेल्टी नहीं है, ठीक है, उसकी रिसर्च कोई मायने नहीं रखता है, नहीं इफेक्टिव नहीं किसी लिहाज से, पेटेंट नहीं अप्रूव होते, तो फिर वो उस इंडस्ट्री बिल्कुल बेकार है एक तरीके से। बाकी कॉटेज इंडस्ट्री तो फिर आपको पता है सेठ हमारी इंडस्ट्री हो गई, तो उसमें तो रिक्वायरमेंट ही मास्टर्स तो रख ही नहीं सकते कि पेस के लिए ऐसा कोई मास्टर्स की तरह कंसीडर करेंगे, और वो डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते ना, एक बैचलर और मास्टर सीट तो वो नहीं देखता हो। तो मेरे पास जितने भी जूनियर्स आते हैं वो हमेशा मास्टर्स का पूछते हैं, हमको पता मास्टर्स कहाँ से करें, ठीक है, देखिए मास्टर्स टाइम कंज्यूमिंग भी है, मनी कंज्यूमिंग भी है, बहुत ज़्यादा। मैं उन्हें यही मशवरा देता हूँ, अगर आपने मास्टर्स करना है आप अब्रॉड मूव करो, किसी ऐसी जगह से मास्टर्स करो जिसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिले। मैं अभी खुद जॉब से रिजाइन करके मैं जा रहा हूँ कनाडा, क्यों जा रहा हूँ, मैं मास्टर्स में ही जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ गया उसके बाद मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए वर्क परमिट मिलेगा, उस वर्क परमिट में मैं वहाँ की इंडस्ट्री के लिए तैयार हो जाऊँगा। ये चीज़ तो मेरे पास जितने भी आते हैं ना सबको कहता हूँ लोग अब यही है कि कनाडा, US, UK इनमें बजट थोड़ा हाई चाहिए है, हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन इसके अलावा भी ऑप्शन इटली बहुत अच्छा है, जर्मनी बहुत अच्छा है, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है इन जगहों पर, लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मैंने काबिल लोग देखे उधर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से सब काम करते हैं।
मेरे दाऊद के ग्रेजुएट्स हैं इमीडिएटली बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप लैंग्वेज को ओवरकम कर लें तो आई थिंक इट्स गुड मूव कि आप पहले यूरोप यूज करें फिर आगे करें। प्लस पॉइंट हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब जर्मनी जॉब अगर आपको लैंग्वेज आती हो ना तो वहाँ जो रिक्रूटर्स हैं वो खुश हो जाते हैं और वो जो है वो उसी वक्त हायर कर लेते हैं। वो कहते हैं आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको काम आता हो ना वो हम सिखा देंगे। ओके, अच्छा ये हिसाब होता है। तो हम लोग ऐसी बड़ी कंपनी से आते हैं तो ये हिसाब होता है। मैंने सबको यही मशवरा देता हूँ, आप लोग कहीं भी मास्टर्स के लिए जा रहे हो बस आप ये देखो कि आप उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है। कि पाकिस्तान तो अभी जो कंडीशन चल रही है आजकल, तो हमारा यूथ इस कदर वो डिमोटिवेट हो चुका है कि मैं जिस दूसरे बंदे को मिलता हूँ उससे पता होता है बाहर से, वो कहते हैं हम मिडिल ईस्ट कैसे थे जी, पता लगता है मैं वेस्ट जाऊँ तो कहते हैं हम उसके उधर कैसे थे। सही, तो बस उनका यही माइंडसेट है, तो उम्मीद ही सबने छोड़ दी ना। सही, तो खैर वो तो अनफॉर्चुनेटली हमारी वो एक मास चेंजेस को हम लोग नहीं एनकरेज कर सकते। ये है, लेकिन यही है कि जिसने भी कहीं भी मूव ऑन करना है या आगे का पर्सपेक्टिव देखो, ये यूरोप बहुत अच्छा है, स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है, बहुत आसानी से भी मिल जाती है। कनाडा में बहुत आसानी से मिल जाती है। मैंने खुद अभी मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ नॉर्मल लोग थे, उन्होंने ये भी कि पाकिस्तान से मास्टर्स की है, आगे PhD में फुली फंडेड करने जा रहे हैं, फुली फंडेड PhD, ऐसा भी होता है। ठीक, उस्मान आपका एक्सपीरियंस बाहर का रहा है तो पर्सनल लेवल मुझे आपसे जानना है कि अपना घर छोड़ के बाहर कमाने जाना ये कैसा एक्सपीरियंस है? देखिए बाहर जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है वहाँ दैट कम्स एट अ कॉस्ट। सबसे बड़ी कॉस्ट ये है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के आप जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को, अपना सोशल सर्कल, अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़ के जब आप जा रहे हैं वहाँ बहुत कुछ गेन तो करते हैं, बट इन सबकी कॉस्ट ये है कि आप अपनी फैमिली वैल्यूज, अपनी पर्सनल लाइफ, इन सबको छोड़ के जाना होता है, हम लोग करना होता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वो आपको कॉस्ट बना रहा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर दफा इनिशियल लेवल पर तो हर किसी को अकेले में रहना पड़ता है, बट एट अ सर्टेन टाइम आप लोग इस लेवल पर आ जाते हैं कि आप अपनी फैमिली बुला के रख सकें। 2-3 साल में इतना सेट हो जाता है बंदा, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, इतना उस मार्केट के लिए प्रिपेयर हो जाता है कि वो एक मार्केट कॉम्पिटिटिव सेट ये होता है, वो मतलब आप अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। उसमें फिर सेविंग्स तो कम हो जाती हैं, लेकिन ये है कि आप फैमिली के साथ रह सकते हैं अपने। ठीक है उस्मान, लास्ट अगर आप कोई स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहें कि इस जो केमिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हो या जो केमिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो फील्ड के वाले से कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज में यही दूंगा कि आप लोग जो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में है सबसे ज़्यादा अपना फोकस एकेडमिक पर रखिए। एकेडमिक के साथ साथ आप अपने सॉफ्ट कोर्स जो हैं, सॉफ्ट कोर मतलब आपके लीडरशिप स्किल्स हो गए, आपके नेटवर्किंग स्किल्स हो गए, आपके सोशल स्किल्स हो गए, मैनेजरियल स्किल्स हो गए, इन सब पर भी आप लोग जो है वर्कआउट करें। ऐसी जगह कॉन्फ्रेंसेस लीजिए, इंटरनेशनल सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होती हैं, इंडस्ट्रियल टूर्स होते हैं, इन सब के साथ जो आप लोग चलते हैं। उसके बाद मैंने जो लैग देखा है यहाँ के स्टूडेंट्स को, ये कि इन लोगों को ये नहीं पता होता कि हमने अपनी जॉब हंटिंग कैसे करनी है, हमने अपनी नेटवर्किंग कैसे करनी है, हमने कंपनीज को कैसे अप्रोच करना है, या हमने अगर बाहर मूव करना है तो हमने वहाँ की कंपनीज को कैसे अप्रोच करना है। बहुत सारे लोग ऐसे उनके पास कोई रोड नहीं होता, कोई गाइडेंस भी नहीं होती, कोई बात नहीं होता, उन्हें सबसे बड़े उन्हें पता नहीं होता कि क्या करना है और कैसे करना है। यही कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। अब मैं ये कहूँगा पाकिस्तान में तो इकोनॉमिक टर्मोइल अभी चल रहा है, तो उस हवाले से बंदे को अभी वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। बहुत से बंदे ये वो बाहर ही मूव करते हैं। आप एक नॉर्मल बंदे के पास पूरा मिडिल ईस्ट अभी खुला हुआ है, वहाँ का वीज़ा आपको आसानी से मिल सकता है, आप कम पैसों में मिल सकते हैं, मतलब मिडिल क्लास बंदा आराम से मिडिल ईस्ट मूव कर सकता है। ठीक ये है, हार्डर्स बहुत ज़्यादा है, हार्डशिप बहुत ज़्यादा है। समझ लो आपने 1-2 ईयर आपने अपने वहाँ पर हार्डशिप्स और स्ट्रगल करने में आपने स्पेंड कर दिया है, आपके पास बहुत मुश्किल सेविंग्स हों। तो ये है कि आप हिम्मत पकड़ कर अगर मूव कर सकते हैं, यहाँ उसको कुछ नहीं करना, तो वहाँ निकल जाए, वहाँ अपनी जॉब हंटिंग करें, वहाँ देखें, वहाँ जाके नेटवर्किंग करें, सबसे बढ़कर अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटीज अपने साथ नेटवर्किंग करें। बाकी ये है नसीब है, फिर अल्लाह के रास्ते मेहनती बंदे के ऊपर अल्लाह के रास्ते बनाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप सिंपली किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी में जाएं, अपने लिए वीज़ा खरीदें,
वीज़ा कॉस्ट इनिशियली आ जाती है कोई 6-7 लाख रुपए में आसपास होते हैं वीज़ा मिलता है शुरू के 3 मंथ्स के लिए आप जाके ढूंढ सकते हैं। ये थोड़ी सी आपके पास बैक हो, लेकिन मैं उसी मशवरा दूंगा जिस यूनिवर्सिटीज़ में अपने कोर्सेज सही पढ़े हैं, जो मतलब जाके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। वरना मुझसे जब मैं कहता था, मुझसे जो भी पूछता था मैं उसको कहता था यार तकरीबन 2 साल का तुम लोग काम कर रहे हो यहाँ पर आओ, ऐसे डायरेक्ट नहीं आओ। लेकिन अभी क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वर्स्ट है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है सबसे बढ़ के, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी के पास बेस है, किसी के पास थोड़ी भी इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट करके ये रिस्क ले, बाकी अल्लाह ताला साथ देने वाला है। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी इंटर क्लास होके केमिकल इंजीनियरिंग परस्यू करने की सोच रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? देखिए, जो अभी केमिकल में आना चाह रहे हैं, केमिकल ही जो दूसरी फील्ड में आना चाह रहे हैं, मैं सबको बोलूँगा आप अपना इंटरेस्ट देखो। सबसे पहले मुझसे कोई भी पूछता था, या मैं जब इंटरव्यू देने गया था यूनिवर्सिटी, मुझसे पूछते थे केमिकल ही क्यों लेनी है, तो मैं तो असल में अपना 9th क्लास से मुझे कहा था नेशनल ज्योग्राफी पे डॉक्यूमेंट्रीज देखने। मैं वो डॉक्यूमेंट्रीज देखता था, उसमें मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सारा देखता होता था, टेट्रा पैक का प्रोसेस कैसे हो रहा है, पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे चल रहा है। तो वो सब देख के मेरे अंदर एक मोटिवेशन हो गई, इंटरेस्ट हो गया कि मैंने यार इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है। जब मैं इंटर किया मुझे पता लगा केमिकल इंजीनियरिंग ऐसी है कि मतलब ये प्रोसेस की इंजीनियरिंग है, आप प्रोसेस ऑप्टिमाइज करते हो, प्रोसेस कंट्रोल करते हो, प्रोसेस इन्वेंट करते हो। तो फिर मैंने इस तरह देखा कि मुझे केमिकल ही लेनी है, वरना इनिशियली डायरेक्ट आज यूनिवर्सिटी में हुआ था कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग में, बट आई प्रेफर केमिकल इंजीनियरिंग फॉर दैट। तो आप अपना इंटरेस्ट, अपना मोटिवेशन देखकर ही फील्ड लो। अभी आईटी में ज़्यादा स्कोप है, अभी आईटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस इनमें अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा है, स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए खाली आप इसमें अगर आपकी क्या कहते हैं कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप इसमें ले लो तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। आपका इंटरेस्ट के बाद आप कोई मेहनत नहीं कर पाओगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे इससे। अरे वो फील्ड नहीं कि बूम कर रही है, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। क्योंकि हमारे आपको पाकिस्तान में पहले काउंसलिंग ये होती है कि यार एक बंदा जा रहा होता है, सब उसी के पीछे लग जाते हैं वो, और हमारे पेरेंट्स की ऐसी होती है कि वो फलाने इंजीनियर के वो 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, और तुमने भी ये करना है। तो ऐसा नहीं करना, आपने अपना पैशन देखना, अपना इंटरेस्ट देखना है, फिर आपने चीज चूज करनी है। बाकी स्कोप तो हर चीज में बन जाता है, स्कोप तो भाई चोरी करने में भी तो ऐसा तो उसमें भी ऐसे। ये सारी चीज देखकर आप लोग करें। फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत जनरल फील्ड है, आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज में लग सकते हैं। उसके बाद फिर आगे आप आगे मास्टर में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे मैं जिस फील्ड में लगा हूँ, मैं गया हूँ आर डिसैलिनेशन में, वेस्ट वाटर प्लांट में, मैं उसी फील्ड में आगे मास्टर्स कर रहा हूँ, मैं मेंटल में वाटर वेस्ट वाटर में स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। फिर आप आगे स्पेशलाइज कर आप अपने फील्ड के लिए लीड इंजीनियर कर सकते हैं, आप मैनेजर कर सकते हैं। और चीज़ों बहुत है, चीज़ें बहुत है, बस हिम्मत करनी चाहिए, हिम्मत आनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि मैंने मिडिल ईस्ट में देखा है, मैं एक मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो इंडियंस होते हैं, जैसे हम अपने पड़ोसियों को लेते हैं रीजन पर, तो नॉर्थ वालों के लिए नॉर्थ वाले हमारे जैसे होते हैं, जैसे साउथ वाले हैं टेक्निकली आउट क्लास होते हैं, बहुत आउट क्लास होते हैं, इंटेलेक्चुअली भी, टेक्निकली भी। दूसरा मेरा पहले मेहनत में भी जितना बर्डन डाल दो, जितनी हार्डशिप डाल दो, जितना स्ट्रगल डाल दो, जैसी हालत में रख लो, वो रह रहे थे। उसके मुकाबले में, उसके कंपेरिजन में पाकिस्तानियों को देखो तो पाकिस्तानी मेहनत नहीं करेगा, दूसरा काम भी ढंग से नहीं करेगा, काम चोरी बहुत ज़्यादा करेगा। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। मैं तुम्हारी टीम लीड करता था, मुझे पता है सब करना। मैं इंडिया के साथ भी काम किया, इंडिया जैसे चांद पर जा रहा है, उनके सारे जो ISRO में बैठे हैं साउथ इंडियन बैठे हैं, वो तो इंटेलेक्चुअली तो उनका लेवल ही अलग होता है। जितने मैनेजर हैं साउथ इंडियन जो हैं, बहुत सीखे हैं मैंने उनसे, बहुत ही वो न्यूट्रल रह के काम करते हैं। लीडरशिप स्किल्स मैंने उनसे सीखी, बहुत ही अच्छा काम का एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ। उनमें कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन अच्छे बुरे लोग आपको हर जगह मिलते हैं पाकिस्तान में। ये कि आप जो भी स्टूडेंट आ रहे हो अपनी ड्यूरिंग स्टडीज लाइफ में तो बैलेंस लेकर चले, अपनी क्या कहते हैं स्टडीज को भी और अपने दूसरे एक्टिविटीज को भी ऐसे करके रखें। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही स्टडी में जाए तो एक होता है वो किताबों रट्टा रहने वाला, वो नहीं बन जाओ। इंडस्ट्री को वो रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने हार्ड वर्कर नहीं बनना, अपने इंटेलिजेंट वर्कर बनना है, स्मार्ट वर्कर। अपना काम कैसे करना है कम से कम टाइम में, आपने वो बनना है। तो आप उसमें भी मेहनत करो, और आप जब फील्ड में आओ तो मेहनत लाजमी करो। लोग मेहनत नहीं करते हैं, फिर हम कभी किसी को गाने दें, हम कभी गवर्नमेंट को गाने दें, कभी किसी को, तो उससे नहीं जानते हैं। मेहनत करनी है, बिल्कुल वेल सेड उस्मान।
थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से पाकिस्तान आप आए तो आपने उसमें हमें टाइम निकाला खास तौर पर, इसलिए खास तौर पर शुक्रिया चाहूँगा। मैं आपके प्लेटफॉर्म का थैंक यू करना चाहूँगा, आपको मैंने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बात अपने हिसाब से मैं किसी को फायदा दे सकूँ। मेरा यही मोटिव था यहाँ आने का और ये कर देने का कि उससे किसी को फायदा हो जाए। जो मैंने सीखा, जहाँ मैंने गलतियाँ की या जो चीज़ मुझे सही लगती थी ये चीज़ होनी चाहिए, वो भी मैंने इधर बताई है। बाकी भी मैं हर जगह सोशल नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा है, मेरी सोशल नेटवर्क पर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो मुझसे अप्रोच करके मैं उसको गाइडेंस के लिए मैं हर वक्त बैठा हूँ। थैंक यू सो मच, आपने बहुत बड़ी बात की यहाँ पर। जी, थैंक यू सो मच viewers for watching this video. अस्सलाम वालेकुम।